की जांच पड़ताल करके और उसको सत्य अन्वेषण शिविर में इसको रखा जाता है। और कैडर कैंपों में जैसे मानवर कांसीराम साहब का खुफिया कैडर कैंप, अब खुफिया कैडर कैंप वहाँ होता था जहाँ ट्रेनर लोग जाते थे। ट्रेनर लोगों को जब वो ट्रेनिंग देते थे तो उसमें खुफिया जानकारी होती थी। और वो अभी तो सामान्य कैडर नहीं पूरा हुआ, खुफिया की तो बात है, छोड़ दीजिए। खुफिया कैडर कैंप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सारे लोग सुन करके दंग हो जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यह चाहते थे कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो उनको उन्होंने बोला था कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया या मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो आप शिक्षित व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? क्या पढ़े लिखे या डिग्रीधारी व्यक्ति को शिक्षित कहा जा सकता है, या शिक्षा का कोई पैमाना होता है? ये जानना जरूरी है, तब बाबा साहब की बात हमारे समझ में आएगी। तो शिक्षा दो तरह की होती है। नंबर एक, कन्वेंशनल एजुकेशन। इसको अंग्रेजी स्पेलिंग से अपना सुधार लेना। इसको हिंदी में कहते हैं पारंपरिक शिक्षा। कन्वेंशनल एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं पारंपरिक शिक्षा। अब पारंपरिक शिक्षा क्या है? जो हमें परंपराओं से मिली है उसे कहते हैं पारंपरिक शिक्षा। कन्वेंशनल एजुकेशन पारंपरिक शिक्षा है, जो हमें परंपराओं से मिली है, उसको कहते हैं पारंपरिक शिक्षा। और दूसरा है एक्चुअल एजुकेशन, ये एक्चुअल एजुकेशन को वास्तविक शिक्षा कहते हैं। एक्चुअल एजुकेशन वास्तविक शिक्षा, और कन्वेंशनल एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा, जो परंपराओं से मिली हुई है ये, और ये वास्तविकता से मिली हुई है। जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से आपको शिक्षा दी जाएगी। ये शिक्षा यहाँ नहीं मिलेगी, पारंपरिक शिक्षा में ये शिक्षा आपको नहीं मिल सकती है। तो अब पारंपरिक शिक्षा कैसे आती है? जैसे आपने 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, आपने डिग्री ले लिया और आप पीएचडी हो गए, वगैरह वगैरह, जो हायर एजुकेटेड, पुरुष लेकर के हायर एजुकेटेड। तो ये क्या है? ये है पारंपरिक शिक्षा।
और मिलना भी चाहिए, जरूरी भी है। तो इन शिक्षाओं को प्राप्त करके या यह शिक्षा हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, कहाँ के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? तो अधिकांश सवालों का जवाब लोग देने वाले यही बोलते हैं कि हम रोजी रोटी के लिए शिक्षा लें। ये बहुत कम लोग बोलेंगे कि हम एक शिक्षा, एक जानकारी के लिए, एक ज्ञान हासिल करने के लिए हम शिक्षा, अधिकांश लोग उसको क्या करते हैं, रोजी रोटी से जोड़ देते हैं कि अच्छी नौकरी मिल सके। हाँ, नौकरी मिल जाए। तो अब इतनी शिक्षाएं मिलने के बाद आपको नौकरी भी मिल गई तो रोजी रोटी का भी इंतजाम हो गया। तो जब रोजी रोटी का इंतजाम हो गया तब तो आपकी समस्या खत्म हो गई। तो जब आपकी समस्या खत्म हो गई तब आपको क्या करना चाहिए, और आप क्या रहे हैं? आपको तो करना ये चाहिए कि जब आपकी रोजी रोटी की शिक्षा के माध्यम से रोजी रोटी की समस्या सॉल्व हो गई तो फिर आपको जो अपने हिसाब से जो आपको सैलरी मिलती है या उसका जो वेतन मिलता है तो उसको समाज में भी खर्च करना चाहिए, है? समाज के उत्थान के लिए लगाना चाहिए। तो क्या हम कर पा रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि रोजी रोटी की समस्या हो जाने के बाद तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। साइकिल है तो मोटरसाइकिल होना जरूरी है, छोटा घर है तो बड़ा घर हो गया, छोटा प्लाट है तो बड़ा प्लाट हो गया। तो उनको बस सिर्फ और सिर्फ चाहिए चाहिए, जिंदगी भर चाहिए, मुझे चाहिए। वो उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। और कुछ लोगों को तो यह भी हम लोगों ने कहते हुए सुना है कि यार मैं तो इतना पैसा कमा लिया अपनी ज़िंदगी में। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेरी आने वाली 6-7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी। ऐसा सुना है कहीं आप लोगों ने? कहीं ये बात है सुना है कहीं? हाँ, कहीं आपने सुना होगा जरूर कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैंने तो इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि मेरी 7 पीढ़ियों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो बैठ करके खाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसे पता था कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां नालायक और निकम्मी पैदा होने वाली हैं। तभी तो व्यवस्था सच्चाई इतना की है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि वो नालायक और निकम्मी अगर पैदा हो रही हैं तो उनके लिए मैं ही व्यवस्था करूं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी चाहिए रे चाहिए, हमें और चाहिए। फ्लैट है तो दूसरा फ्लैट चाहिए, मकान है तो बड़ा मकान चाहिए, छोटा मकान है तो बड़ा मकान चाहिए, सुख सुविधाओं के तमाम साधन चाहिए। तो इसी में चाहते चाहते और एक दिन वो दुनिया छोड़ करके चला भी जाता है। अब थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जब इस देश में शिक्षा नहीं थी तो तभी तो रोजी रोटी रही होगी कि नहीं रही? जब शिक्षा हुई तो आपने उसे रोजी रोटी से जोड़ दिया, रोजी रोटी की समस्या हल हो गई। जब शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी तब भी तो जो अनपढ़ गंवार लोग थे तो वह भी तो रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे। और इसके बाद भाई पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, यह भी अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम करते ही हैं। तो जब एक शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजी रोटी का के लिए वो शिक्षा है तो फिर अनपढ़ गंवार और एक जानवर में और एक शिक्षित व्यक्ति में कौन सा अंतर है? कोई अंतर है क्या? नहीं, जब दोनों एक ही पे कोई अंतर है, क्या अंतर है? तो जो परंपराओं से शिक्षा आई है
तो अब आपको वास्तविक शिक्षा चाहिए, एक्चुअल एजुकेशन चाहिए। अब एक्चुअल एजुकेशन के 3 गुण होते हैं। यानी जो शिक्षित व्यक्ति है, अगर उसको एक्चुअल एजुकेशन मिल चुका है, वास्तविक शिक्षा उसे मिल रही है या मिल चुकी है या प्रयासरत है, तो उनके अंदर 3 प्रकार के गुण होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एनालाइजेशन, ये नंबर 1 है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण करने की क्षमता। नंबर 1 है एनालाइजेशन, विश्लेषण करने की क्षमता। नंबर 2 है राशनलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हेतुवादी दृष्टिकोण। हेतुवादी दृष्टिकोण। और तीसरा है डिफरेंशिएशन, DIFF, डिफरेंशिएशन, DION, DIFF, ये C है, डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं फर्क करने की क्षमता, फर्क करने की क्षमता। अब ये एक्चुअल एजुकेशन होने के बाद व्यक्ति के अंदर 3 गुण होना चाहिए। 3 गुण। अब एनालाइजेशन का मतलब क्या एक शिक्षित व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का विश्लेषण करता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, या तमाम सारी समस्या है, पब्लिकली समस्या है, तो क्या उसका हम विश्लेषण कर पाते हैं? कुछ कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं। नहीं तो कुछ क्यों छोड़ देते हैं और कुछ क्यों करते हैं, यह भी तो होगा ना। अब अधिकांश को देखा जाए तो विश्लेषण का वो मतलबा नहीं समझते। किसी व्यक्ति को उसका विश्लेषण करना चाहिए तो उसका वो मतलब ही नहीं समझते हैं। जैसे विश्लेषण आप तब करेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो आपको संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखना चाहिए कि भाई अब हमारे टैक्स से जब ये सब चीज़ें हो रहा है तो ये सुविधा हमें क्यों नहीं मिल रही है, या रोड नहीं बन रहा तो म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन को आप पत्र लिखो, और कोई भी समस्या हो तो संबंधित विभाग को आप पत्र लिखोगे तभी तो कुछ होगा। तो आप ये सब चीज़ें कैसे करोगे? जब आप विश्लेषण करोगे, जब विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी तभी कर पाओगे।
जब आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रहेगी, एनालाइजेशन नहीं रहेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तब आप क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर आप दोष देंगे, या नहीं कुछ करेंगे तो आप देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाएंगे कि हमारी किस्मत खराब है, हाँ। और चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भगवान को मनौती मानेंगे, तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे और सारे भगवानों को कहेंगे, बाद में बुद्धा को भी कहेंगे कि वही हमारी समस्या क्या हल करनी। तो विश्लेषण करने की क्षमता और गुण नहीं है। तो वास्तविक एजुकेशन अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर एनालाइजेशन, विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए। फिर दूसरा है राशनलाइजेशन। राशनलाइजेशन मतलब हेतुवादी दृष्टिकोण। ये तथागत बुद्धा का सिद्धांत है, कार्य और कारण। आपको आइए, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। हेतुवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि किस कार्य से ये हमारा काम नहीं हो रहा है, इसके कारण कौन से। कारण और कार्य को नहीं आप समझेंगे, क्योंकि कोई भी घटनाएं बिना कारण के नहीं होती है। कोई भी घटना या कारण नहीं होती। आप लोग यहाँ आए हैं तो उसका कारण है, हम यहाँ आए हैं तो उसका कारण है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कारण है। तो कारण अगर आप ढूंढेंगे तभी तो उसका निवारण करेंगे ना। तो इसको हेतुवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो क्या आजकल के शिक्षित लोगों के अंदर हेतुवादी दृष्टिकोण है? नहीं है। और जो एक्चुअल एजुकेशन जिनको मिला है, अगर उनके अंदर अगर हेतुवादी दृष्टिकोण नहीं है तो उनको भी वास्तविक शिक्षा का कोई मतलब नहीं। और लास्ट जो है डिफ्रेंसिएशन, ये परख करने की क्षमता। अगर आप शिक्षित हैं या आप एक्चुअल एजुकेशन से आपको शिक्षा मिली हुई है, तो आपको परख करना है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, और किनको हम किन व्यक्ति को हम चुने। जैसे इलेक्शन आ गया तो हमें किसको चुनना चाहिए, कौन हमारे लिए कार्य कर सकता है। तो पता चलेगा कि आपके अंदर परख करने की क्षमता नहीं है, दोस्त दुश्मन पहचानने की क्षमता नहीं है, तो आप गलत लोगों को चुन देते हैं। और गलत लोगों को चुन देते हैं तो फिर वो आपको परेशान करता है। तब आप चिल्लाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। तो आप फिर वहीं चले जाते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अब दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए, जरूरी है। एक हेतुवादी दृष्टिकोण में एक शिक्षित व्यक्ति को अच्छा और बुरा की पहचान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 500 रुपये में अपना वोट बेच दिए, हम एक साड़ी लेकर के अपना वोट बेच दिए, दारू और बिरयानी के पैकेट लेकर के हमने अपना वोट दे दिया। ये सब कार्य कौन कर रहे हैं? ये शिक्षित लोग कर रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा सा छोटा सा कैडर है, लेकिन बहुत गंभीर ये विषय है। इस पर अभी फिर बाद में आएंगे तो पूरा इसका डिफिनेशन अभी नहीं हो पा रहा। डिफिनेशन में कुछ लोग रहते अगर तो डिफिनेशन इसका कायदे से होता। तो ये बाबा साहब ने क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि हमें पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो शिक्षित हैं, वो हमें धोखा दें। क्यों? क्योंकि उन्हें जो करना चाहिए, जो उनके अंदर ये 3 गुण है। पारंपरिक एजुकेशन तो उन्हें मिला हुआ है परंपरा से, तो उसको उन्होंने नौकरी से जोड़ दिया, रोजगार से जोड़ दिया। अब रोजगार मिलने के बाद भी फिर वो रोजगार में ही व्यस्त हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अब एक्चुअल एजुकेशन में जाएंगे तो ये उनके अंदर 3 गुण का होना बहुत जरूरी है। और 3 गुण से जो लैस व्यक्ति रहेगा वही इस समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, सही गति प्रदान करता था। बाबा साहब यही चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही चाहते थे। उनका आशय यही था। उनका आशय यह नहीं था कि एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित लोगों ने हमें धोखा दिया, और दूसरी तरफ बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो।
तो अब उसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि भाई बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो और धोखेबाजी करो। तो बाबा साहब का आशा यह नहीं था। बाबा साहब का यह आशा था कि शिक्षित बन करके आपको जो करना है वो नहीं किए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।